I myself Suraj Modi. Today I am going to explain the rules of depreciation as per Income Tax Act. तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन का क्या क्या रूल्स है ये हम लोग सीखेगा आज। तो इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो डेप्रिसिएशन है ये सेक्शन 32 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दिया हुआ है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। Now you see your rules one by one. Your first rule, depreciation is allowed on all tangible and intangible assets except land, animals and goodwill. सारा टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने को बोल रहा है एक्सेप्ट लैंड, एनिमल एंड गुडविल। सो लैंड, एनिमल एंड गुडविल ये तीन आइटम को छोड़ के सारा एसेट्स टेंजिबल या इंटेंजिबल पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। दैट इज मेंशन अंडर पॉइंट नंबर 1। नाउ यू सी द पॉइंट नंबर 2, एसेट्स मस्ट बी ओन्ड बाय द एसएससी। हम लोग उसी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा जो एसेट्स एसएससी का अपना है। सपोज हम अपना फाइल बना रहा है तो हम अपना फाइल में जो एसेट्स मेरा अपना है, जो मेरे नाम से है, हम परचेज किया है, उसी एसेट्स पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। हम किसी और का एसेट्स का डेप्रिसिएशन अपना फाइल में, अपना अकाउंट में शो नहीं कर सकते। यहाँ पे और एक चीज बोला है, नो डेप्रिसिएशन ऑन एनी हायर एसेट्स बट इफ एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड ऑन ए हायर बिल्डिंग देन डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम ऑन सच कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर हम लोग कोई एसेट्स हायर पे ले रहा है उसमें डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम बिल्डिंग हायर में ले रहा है, किसी का घर बिल्डिंग अगर हम भाड़ा में ले रहा है, रेंट पे ले रहा है, तब भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज उस पर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उसमें कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब हो गया सपोज बिल्डिंग में हम अपना अमाउंट पैसा इन्वेस्ट करके एक रूम बना रहा है और उस रूम में सपोज 10 लाख रुपीज एक्सपेंसेस हो रहा है, सो दैट एक्सपेंडिचर इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर ऐसा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है उस बिल्डिंग में, हायर बिल्डिंग में, देन ऑल्सो आई हैव राइट टू चार्ज द डेप्रिसिएशन ऑन दैट पर्टिकुलर कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, depreciation is calculated on the last day of the accounting year and only on those assets which are in use on that date। हम लोग जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा वो एट द एंड ऑफ द ईयर होगा, एंड हियर एंड ऑफ द ईयर मीन्स 31 मार्च को जब अकाउंट क्लोज करेगा उसी दिन हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, 31 मार्च तक करेगा। और यहाँ पे एक चीज बोल रहे हैं कि उसी एसेट्स पे करेगा जो हम यूज कर रहे हैं, ऑन दैट डे यूज में आ रहा है उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा। कहने का मतलब है कि कोई अगर ऐसा एसेट्स है जो पहले यूज कर रहा था लेकिन अभी यूज नहीं कर रहा है तो उस पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। या फिर अगर हम कोई ऐसा एसेट्स परचेज करके लाया लेकिन अभी तक उसको यूज में नहीं लिया तब भी हमको उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। सपोज आई हैव परचेज 2 मोबाइल, हम 2 मोबाइल परचेज कर रहे हैं, उसमें एक मोबाइल हम बिजनेस में यूज में ले रहे हैं और एक मोबाइल अभी तक यूज में नहीं लिया है, तो जो मोबाइल हम यूज में ले रहे हैं हमको उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है अगर वो बिजनेस में यूज हो रहा है तो। अदरवाइज जो यूज में नहीं आ रहा उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कैलकुलेटेड एट प्रेस्क्राइब रेट्स। ओके, नाउ यू सी डेप्रिसिएशन जो हम लोग चार्ज करेगा, हम लोग को जो मन चाहे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने का कुछ रूल, ये रेट ऑफ ये रेट्स दिया हुआ है, किस पे कौन सा एसेस पे, किस कैटेगरी का एसेस पे किस रेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना, एक चार्ट है, उसी चार्ट के बेसिस पे हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। हमको जो मन करे हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा दैट डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द एसेट्स एज पर डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। तो अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने का तो बहुत सारा मेथड्स है, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, सिंकिंग फंड वैल्यू मेथड, एन्युटी वैल्यू मेथड। सो देयर आर डिफरेंट मेथड्स which are used to charge the depreciation, but here you have right to charge the depreciation as per written down value method। तो यहाँ पे हम लोग written down value method पे depreciation चार्ज करना है as per income tax act। नेक्स्ट पॉइंट, total depreciation in the life of an asset cannot exceed its actual cost। यहाँ पे ये बोल रहे कि जो एसेट्स पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा वो एसेट्स का जो वैल्यू है उससे ज़्यादा डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं हो सकता है। सपोज I purchase one assets and the value of that assets rupees 1 लाख, एसेट्स का वैल्यू है 1 लाख रुपीज, तो मेरा जो डेप्रिसिएशन होगा वो 1 लाख हो सकता है या उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। सो सिंपली यू कैन से दैट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज आइदर लेस और इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एसेट्स। वो उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है या कम हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, टोटल डेप्रिसिएशन इन द लाइफ ऑफ द एसेट्स कैन नॉट एक्सीड द एक्चुअल कॉस्ट। ओके, ये तो हो गया पॉइंट हम लोग का। नेक्स्ट पॉइंट यू से
एसेट्स मस्ट बी यूज इन एसेसीज बिजनेस और प्रोफेशन। ओके, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम लोग जिस एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा वो एसेट्स मेरा बिजनेस या मेरा प्रोफेशन में यूज में आना चाहिए। अगर कोई ऐसा एसेट्स है जो हम अभी तक बिजनेस में उसको बिजनेस में यूज नहीं कर रहा है, पर्सनल यूज कर रहा है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है, या हम प्रोफेशन में यूज नहीं कर रहा उसको भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। सपोज मेरे पास 2 कार है, आई हैव 2 कार, एक कार हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं और एक हम पर्सनल यूज कर रहे हैं। तो जो कार हम बिजनेस में यूज कर रहे हैं हमको उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, जो पर्सनल यूज कर रहा है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है एक कार है वो हम बिजनेस में भी यूज कर रहा है, पर्सनल भी यूज कर रहा है, या प्रोफेशनल बिजनेस और प्रोफेशन में यूज कर रहा है, या और पर्सनल भी कर रहा है। तब हम लोग को यहाँ पे ये देखना पड़ेगा प्रोपोर्शनेटली, हम लोग को प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा कि बिजनेस में कितना यूज हो रहा है और पर्सनल कितना हो रहा है, उस बेसिस पे एक रेशियो बना के हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ स्टैंड बाय एसेट लाइक जनरेटर डेप्रिसिएशन विल बी अलाउड इवन इफ इट इज नॉट यूज ड्यूरिंग द ईयर। कोई ऐसा एसेट से स्टैंड बाय एसेट मतलब सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो द एसेट्स व्हिच इज अटैच्ड विद द लैंड, जो एसेट्स को लाके हम एक जगह फिक्स रख दिया, वो मतलब वहां से हिल डुल करने का उसका पॉसिबल नहीं, मतलब फिक्स हो गया, कोई एक जगह फिक्स हो गया, अटैच जमीन के साथ अटैच करके हम रख दिया, ठीक है ना। तो इस टाइप का कोई स्टैंड बाय एसेट्स है, लाइक जनरेटर, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इस टाइप का एसेट्स अगर हम परचेज करने के बाद वो यूज करो नहीं करो, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोल रहा है। अगर हम बिजनेस के लिए परचेज कर रहे हैं और बिजनेस में यूज करो या नहीं करो, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। लेकिन पहले तो हम लोग ये पढ़ के आए कि जो एसेस हम लोग यूज कर रहा है उसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, जो यूज नहीं कर रहा है उस पर नहीं करना है। लेकिन स्टैंड बाय अगर एसेट्स है लाइक जनरेटर, तो यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकता है, आइदर यू यूज द एसेट्स और नॉट टू यूज द एसेट्स। नेक्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ न्यूली एक्वायर्ड एसेट्स फुल years depreciation is allowed if assets is installed or used for 180 days or more than 180 days। अगर कोई एसेट्स हम ड्यूरिंग द ईयर परचेज कर रहा है, साल के मिडिल में कोई एसेट्स परचेज कर रहा है और उसको इंस्टॉल कर रहा है या उसको यूज कर रहा है, जब से इंस्टॉल किया, जब से यूज किया, तब से अकाउंटिंग क्लोजिंग डेट तक टिल द 31 मार्च, अगर 180 डेज उसका यूज हो गया या मोर देन 180 डेज यूज हो गया, देन you are eligible to charge the depreciation on that particular assets for 1 year। 1 year depreciation चार्ज करना है। क्लियर, याद रखना कि 180 डेज या मोर देन 180 डेज अगर यूज में आ गया तो 1 ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। क्लियर, एंड हाफ ईयर डेप्रिसिएशन इज अलाउड इफ इंस्टॉल्ड और यूज दैट पर्टिकुलर एसेट्स लेस देन 180 डेज। अगर 180 डेज से कम हो रहा है तो 6 मंथ्स करना है। तो यहाँ पे 2 ड्यूरेशन दिया हुआ है, 1 ईयर और 6 मंथ्स। 180 डेज, मोर देन 180 डेज 1 ईयर, लेस देन 180 डेज 6 मंथ्स। यहाँ 2 मंथ्स, 1 मंथ, 5 मंथ्स का ऐसा कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगा, आइदर 1 ईयर और 6 मंथ्स। ओके, लेकिन यहाँ पे एक चीज और बोल रहे हैं, एक्सेप्शन है इसका। इन केस एनी एसेट इज एक्वायर्ड in an earlier previous year but is used in any of the later previous year for less than 180 days, then it shall be eligible for full year's depreciation। अगर कोई एसेट्स हम प्रीवियस ईयर के पहले परचेज किया है लेकिन अभी प्रीवियस ईयर में हम यूज में ले रहा है, सपोज योर असेसमेंट ईयर इज 1920, तो 1920 में हम 18-19 फाइनेंशियल ईयर का कैलकुलेशन करेगा, लेकिन उसको हम 17-18 में परचेज किया 17-18 में एसेट्स को, और यूज में ले रहा है 18-19 में और 19-20 में ये कर रहा है असेसमेंट ईयर, ठीक है ना, टैक्स फाइल करेगा हम। तो वो एसेट्स पे प्रीवियस ईयर के पहले परचेज किया, यूज तो प्रीवियस ईयर में कर रहा है, तो वहां पे क्या बोल रहा है कि अगर 180 डेज नहीं भी हो रहा है, इन केस एसेट्स एक्वायर और अर्लियर previous year but is used in any of the later previous year for less than 180 days, अगर 180 days यूज नहीं भी हो रहा है then also you are eligible to charge the depreciation for 1 year। तो हम लोग को ये पढ़ के आया हम लोग पहले कि 180 डेज से कम यूज होने से 6 मंथ्स करना है, लेकिन अगर पहले कोई प्रीवियस ईयर के पहले कोई एसेट्स परचेज किया और उसको प्रीवियस ईयर में हम यूज कर रहे हैं और अभी हम उसका टैक्स फाइलिंग करना है, अभी हमको कैलकुलेशन करके टैक्स देना है उस पर, तो और प्रीवियस ईयर में वो 180 डेज यूज नहीं हो रहा है,
तो एज पर रूल तो 6 मंथ्स होगा, लेकिन परचेज कब किया, पहले परचेज किया ना, अर्लियर प्रीवियस ईयर के पहले परचेज किया, तो हम लोग को यहाँ पे 1 ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, 1 ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, नो डेप्रिसिएशन इज अलाउड इन द ईयर इन व्हिच द एसेट इज सोल्ड, डिस्कार्डेड और डिस्ट्रॉयड। जिस साल जो एसेट्स को हम बेच देगा, सपोज हमको एक पर्टिकुलर एसेट्स यूज कर रहा है और जिस अकाउंटिंग ईयर में उस एसेट्स को हम सेल करेगा, या उसको हम यूज नहीं हो रहा है बोल के हम साइड करके रख देगा, यूज नहीं ले रहा है बिजनेस में, उस साल उस पर्टिकुलर एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट यू सी द वर्ड प्लांट इंक्लूड्स इन इटसेल्फ। ओके, अब नॉर्मली प्लांट बोलने से हम लोग क्या समझ में आता है, प्लांट मीन्स प्लांट एंड मशीनरी, बट हियर प्लांट मीन्स देयर आर सम मोर कॉन्सेप्ट हियर, more meaning. Plant includes plant and machinery, air conditioners, office equipment, surgical equipments, electrical fittings and utensils of a hotel etc. तो यहाँ पे अभी हम जो भी आइटम मेंशन किया, ये सब आइटम भी प्लांट के डेफिनेशन के अंदर आएगा इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन चैप्टर। तो क्या क्या आइटम बोला है, प्लांट का मतलब क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी वो तो होगा नॉर्मली, हम लोग को सब मालूम है, सबको मालूम है। एयर कंडीशनर, एसी मशीन इज ऑल्सो कैटेगराइज अंडर प्लांट एंड प्लांट। ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस में लगने वाला इक्विपमेंट्स। सर्जिकल इक्विपमेंट, ऑपरेशन करने वाला जो इक्विपमेंट, सर्जिकल इक्विपमेंट। इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स एंड यूटेंसिल्स ऑफ ए होटल। ओके, होटल का जो यूटेंसिल्स है, घर वाला यूटेंसिल्स नहीं बोल रहा, ओनली होटल यूटेंसिल्स बोल रहे हैं। तो ये प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, सर्जिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, यूटेंसिल्स ऑफ होटल्स ET से। तो इस टाइप का आइटम्स जो है, जो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये सब आइटम भी प्लांट के डेफिनेशन के अंदर आएगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे जो हम लोग डेप्रिसिएशन का रेट मिलेगा ना, वहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी देखिए बहुत सारा आइटम दिया हुआ है, तो ये सब सारा आइटम प्लांट एंड मशीनरी के ब्लॉक के अंदर आएगा। तो प्लांट एंड मशीनरी बोलने से ये सब भी इंक्लूड होगा। क्लियर। सो दीज आर द ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ द रूल्स ऑफ डेप्रिसिएशन व्हिच यू नीड टू फॉलो एट द टाइम ऑफ चार्जिंग द डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।